जी, welcome back dear students. As we know, small intestine has three parts. The first part of small intestine that is duodenum. अब ड्यूडीनम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी लेंथ की तरफ आ जाते हैं। तो ड्यूडीनम की जो लेंथ है डेट इज 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। और अब ड्यूडीनम जो कि फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है इसकी लेंथ। सेकंड, ड्यूडीनम जो नाम है वो हमने इसको क्यों दिया है, तो ये जो वर्ड है ड्यूडीनम ये बेसिकली एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से जो है वो लिया गया है, लातीनी जुबान से लिया गया है, जिसका मतलब है 12 फिंगर्स। अब 12 फिंगर से क्या मुराद है कि इस तरीके से अगर हम अपनी फिंगर्स को जो है वो इस तरह से इकट्ठा करते हैं तो इन 12 फिंगर्स की जो विड्थ बनेगी वो टोटल बन जाएगी लेंथ किसका, ड्यूडीनम का। ठीक है, तो 12 फिंगर से क्या मुराद है कि ड्यूडीनम की जो लेंथ है डेट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द 12 फिंगर विड्थ। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट, ड्यूडीनम की अगर हम शेप की बात करें तो ड्यूडीनम की जो शेप है वो है जी सी शेप। अब फंक्शन क्या है इसका, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है जी ड्यूडीनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। लेंथ इसकी 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। लैटिन मीनिंग जो है वो इसका 12 फिंगर्स है। शेप इसकी जो है वो सी शेप है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, वो है जी डाइजेशन ऑफ फूड। आप इसको कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड भी कह सकते हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं आपको रिमाइंडर देता चलूँ कि हमने ओरल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की सेमी डाइजेशन जो है वो डिस्कस की थी। फिर उसके बाद हमने स्टमक के अंदर जो है वो प्रोटीन की सेमी डाइजेशन जो है वो डिस्कस की थी। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट की जो सेमी डाइजेशन है वो कौन सा एंजाइम करता है, स्टमक के अंदर जो प्रोटीन है उसकी सेमी डाइजेशन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। बहरहाल ड्यूडीनम का जो मेन काम है वो क्या है कि जो खुराक स्टमक से जो खुराक ड्यूडीनम के अंदर आएगी इसका काम है उसकी डाइजेशन करना। अब सवाल है कि डाइजेशन होगी कैसे, तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स ड्यूडीनम के अंदर जो है ना तीन किस्म की जो सेक्रीशंस हैं, तीन किस्म की जो सेक्रीशंस हैं वो इन्वॉल्व्ड होंगी। ठीक है, एक जो सेक्रीशन होगी वो इसकी अपनी होगी। ठीक है, मतलब ड्यूडीनम की जो वॉल है, अब ड्यूडीनम की भी जो इंटरनल वॉल है डेट इज नोन एज म्यूकोसा। ठीक है, तो इसकी जो इंटरनल वॉल है उसके अंदर मौजूद होते हैं ग्लैंड्स। वो ग्लैंड्स क्या करेंगे, वो ग्लैंड्स एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे डेट इज नोन एज अल्कलाइन सिक्रीशन, मतलब इसकी पीएच 7 से अबव होगी। अब ये जो अल्कलाइन सिक्रीशन ड्यूडीनम से होगी उसके अंदर अल्कलाइनिटी की जो सबसे बड़ी वजह है वो है बाइकार्बोनेट आयन जो है वो मौजूद होगा। तो याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, ड्यूडीनम का जो मेन काम है वो क्या है, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड। फूड की जो है वो डाइजेशन करना है, और इस डाइजेशन के लिए तीन सेक्रीशंस इंपॉर्टेंट हैं। एक जो सिक्रीशन होगी वो ड्यूडीनम की अपनी वॉल से आएगी। ठीक है, इसको हम ड्यूडीनल सिक्रीशन भी कह सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ड्यूडीनल सिक्रीशन। या अभी हमने पढ़ा कि ये सिक्रीशन चूंकि इसकी पीएच 7 से अबव होगी तो इसको हम अल्कलाइन सिक्रीशन भी जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बाकी दो सेक्रीशंस हैं वो आएंगी जी, वो आएंगी एक दूसरी जो सिक्रीशन होगी वो आएगी पैंक्रियास से, जो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी जो सिक्रीशन होगी वो अल्टीमेटली लीवर से होते हुए गॉल ब्लैडर से होती हुई जो है वो ड्यूडीनम के अंदर जो है वो आएगी। ठीक है, तो तीन सिक्रीशंस, नंबर 1 ड्यूडीनम की अपनी वॉल से आएगी सिक्रीशन, नंबर 2 पैंक्रियास से आएगी, और नंबर 3 जो है वो कहाँ से आएगी, लिवर से सिक्रीशन आएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, बल्कि एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि इसी पिछले साल जो है वो एमडी कैट के अंदर जो है वो पूछा गया है। आइडेंटिफाई द मेन फंक्शंस ऑफ ड्यूडीनम। तो ड्यूडीनम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, डेट इज डाइजेशन ऑफ फूड। फूड की जो है वो डाइजेशन करना है। बाइल स्टोरेज की अगर हम बात करें तो आगे चल के हम पढ़ेंगे, बाइल जो स्टोर होता है वो होता है जी गॉल ब्लैडर में, जिसको हम पित्ता भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बात करें तो ये होता है जी कोलोन में। ठीक है, कोलोन क्या है, सेकंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है,
वेस्ट स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ये होंगे जी रेक्टम के अंदर, द थर्ड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर एक ही मेन फंक्शन है ड्यूडेनम का और वो है डाइजेशन ऑफ फूड। और इसमें हमने कहा था इसमें कितनी सिक्रीशंस हेल्प करेंगी, 3 सिक्रीशंस जो हैं वो हेल्प कर रही होंगी, ठीक है। एक तो ड्यूडेनम की हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकंड जो सिक्रीशन है डियर स्टूडेंट वो है जी हाँ वो है जी हमारे पास जो सेकंड सिक्रीशन है वो आएगी पैंक्रियास से। अब पैंक्रियास से जो सिक्रीशन आएगी उसको हम नाम देंगे डेट इज नोन एज पैंक्रियाटिक जूस। ड्यूडेनम से जो सिक्रीशन पैदा हो रही है आप उसको ड्यूडेनल जूस भी कह सकते हैं, ठीक है। चूंकि उसकी pH 7 से अबव होती है बाइकार्बोनेट की वजह से, तो हम उसको अल्कलाइन सिक्रीशन भी कहते हैं। पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियास से जो सिक्रीशन आएगी ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है, ये भी क्या होती है, ये भी होती है स्लाइटली अल्कलाइन। ये भी स्लाइटली अल्कलाइन होती है, pH क्या है 7 से जो है वो अबव है, और उसकी वजह क्या है, इसमें भी बाइकार्बोनेट आयन मौजूद है। तो ड्यूडेनम की अपनी सिक्रीशन के अंदर भी जो है वो बाइकार्बोनेट आयन है, लिहाजा वो अल्कलाइन सिक्रीशन है। और पैंक्रियास से जो सिक्रीशन आ रही है ये भी अल्कलाइन इन नेचर है बाइकार्बोनेट आयन की वजह से। अब सवाल ये है कि यहाँ पे अल्कलाइन सिक्रीशन क्यों हो रही है, तो उसकी एक वजह तो ये है कि स्टमक से जो खुराक ड्यूडेनम में आ रही होती है वो एसिडिक होती है, एसिडिक काइम, क्योंकि उसमें HCl मौजूद होता है। तो स्टमक से जो खुराक ड्यूडेनम में आ रही है वो है एसिडिक काइम। तो उसमें जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे अल्कलाइन सेक्रीशन मौजूद होती है। सेकंड, जो एंजाइम्स यहाँ पर पैंक्रियास के जो एंजाइम्स होंगे, जो पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स होंगे, ड्यूडेनम की वॉल से जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे, तो ये जो एंजाइम्स हैं ये ज्यादातर अल्कलाइन मीडियम के अंदर जो है वो काम करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे जो सिक्रीशंस हैं वो अल्कलाइन इन नेचर हैं, ठीक है। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो ड्यूडेनम की जो वॉल से अल्कलाइन सिक्रीशन पैदा हो रही है, पैंक्रियास की जो अल्कलाइन सिक्रीशन है, इसका मेन मकसद क्या है, तो इसका मेन मकसद है कि स्टमक से जो काइम ड्यूडेनम के अंदर आ रहा है उसकी एसिडिटी को क्या किया जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो देखना है कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो है वो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं। तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो है 5 किस्म के मेन एंजाइम्स होते हैं। नंबर 1 इसके अंदर जो है डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, नंबर 1 जो है इसके अंदर क्या है, डेट इज पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अब ये एंजाइम क्या करेगा, अमाइलेज ये हमने ओरल कैविटी के अंदर भी पढ़ा था। ये एंजाइम क्या करता है जी, खुराक में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो पॉलीसैकेराइड फॉर्म में होते हैं उनको क्या करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और इवन उस माल्टोज को आगे ग्लूकोज के अंदर भी जो है वो कन्वर्ट करता है। मतलब एक तरह से कार्बोहाइड्रेट की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड कन्वर्ट होगा डाइसैकेराइड में, माल्टोज जो है ये एक डाइसैकेराइड है, और ग्लूकोज जो है ये क्या है, ये मोनोसैकेराइड है जिनकी मजीद डाइजेशन नहीं होती। इसका मतलब है यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो गई। सेकेंड एंजाइम है ट्रिप्सिनोजिन। अब ट्रिप्सिनोजिन जो है ये एक इनएक्टिव एंजाइम है, लेकिन इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, बाद में इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, डेट इज ट्रिप्सिन। अब सवाल है कि इस इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कौन करेगा, तो वो करेगा एक एंजाइम जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। अब ये एंटेरोकाइनेज जो है ये ड्यूडेनम से जो सिक्रीशन हो रही थी, ड्यूडेनम की अपनी वॉल से जो सिक्रीशन हो रही थी उसमें एक एंजाइम है एंटेरोकाइनेज। ये क्या करता है जी, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सिक्रीटेड बाय द वॉल ऑफ ड्यूडेनम। तो ये ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है, और ट्रिप्सिन का काम क्या है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि डाइजेशन अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट है जी तीसरा, तो नंबर 1 हमारे पास है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, फंक्शन आपको पता होना चाहिए। सेकंड है ट्रिप्सिनोजिन जो कि बाद में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, फंक्शन पता होना चाहिए। नंबर 3 है जी काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब ये जो दोनों एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं जी, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं पहले छोटे पेप्टाइड्स में, और फिर उनको मुकम्मल डाइजेस्ट कर देते हैं इनटू अमाइनो एसिड्स। तो इसका मतलब है कि ड्यूडेनम के अंदर प्रोटीन की लगभग कंप्लीट डाइजेशन जो है वो हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की भी लगभग कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, ठीक है। नंबर 4 पर हम आते हैं जी पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो ये एंजाइम क्या करता है, लिपिड्स को, खुराक में जो लिपिड्स होते हैं उनकी कंप्लीट डाइजेशन करता है,
और उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि इस एंजाइम के काम करने से पहले बाइल का जो है वो फंक्शन इंपॉर्टेंट है। बाइल पहले जो है वो अपना काम करेगा, देन सेकंड ये एंजाइम अपना काम कर सकेगा। मतलब इस एंजाइम के फंक्शन से पहले हमें बाइल के फंक्शन को भी डिस्कस करना है, ठीक है, तब ही एंजाइम अपना काम करता है और पहले ही बार में लिपिड्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, कंप्लीट डाइजेशन के जरिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 5 हमारे पास यहाँ पे कुछ न्यूक्लियेजेस भी होती हैं जो कि डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं, और डीएनए और आरएनए जो हैं ये किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। तो ये 5 एंजाइम्स जो कि पैंक्रियास के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि फिर कहाँ पर आते हैं, ड्यूडीनम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आके खुराकी डाइजेशन में जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर जी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो नम्स के टेस्ट में जो है वो पूछा गया है कि जी लाइपेज एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम ये किस मीडियम में काम करते हैं। तो पेप्सिन स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो ये किस मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम में जो है वो काम करता है, एसिडिक मीडियम में काम करता है। लाइपेज अभी हमने पढ़ा पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होता है, तो लाइपेज किस मीडियम में काम करता है, ये अल्कलाइन मीडियम में या यूं कहें बेसिक मीडियम में जो है वो काम करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारे पास है डेट इज लाइपेज पहले है तो बेसिक मीडियम आ जाएगा, पेप्सिन बाद में है तो एसिडिक मीडियम आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जी आगे चलते हैं, थर्ड सिक्रीशन की तरफ जो है वो हम चलते, एक और एमसीक्यूज यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम करते हैं। तो जी हमारे पास एमसीक्यूज है, विच इज एन एंजाइम एक्टिवेटर सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अच्छा, अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड से मुराद यहाँ पर ड्यूडीनम की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ ड्यूडीनम ही पढ़ रहे हैं। तो ड्यूडीनम की वॉल के अंदर भी ग्लैंड होते हैं, जैसे स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती हैं, इसी तरह ड्यूडीनम की जो इंटरनल वॉल है उसमें भी ग्लैंड्स होते हैं, हम कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। और कौन सी सिक्रीशन करते हैं, अल्कलाइन सिक्रीशन जो हम पढ़ चुके हैं। अब वो कहता है कि जो ड्यूडीनम की वॉल से या ड्यूडीनम की वॉल में जो ग्लैंड्स मौजूद हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है, उसमें कौन सा एक एंजाइम है जो कि एक्टिवेटर का काम करता है। तो हमने पढ़ा था एंटेरोकाइनेज एंजाइम। ये कहाँ पर होता है जी, ये ड्यूडीनम की वॉल में मौजूद, ड्यूडीनम की वॉल में मौजूद जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं उनसे जो है ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एंटेरोकाइनेज। और ये क्या करता है जी, ये क्या करता है, ये पैंक्रियास से आने वाले इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है एक्टिव एंजाइम में, जिसको हम कहते हैं ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन का फंक्शन हमने पढ़ा था कि ये प्रोटीन्स को क्या करता है, उनको डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड्स में, ठीक है। सो आगे पढ़ते हैं जी थर्ड सिक्रीशन की तरफ। तो जी हमारे पास जो थर्ड सिक्रीशन है डेट इज बाइल। तो थर्ड सिक्रीशन जो है वो हमारे पास है बाइल। अब बाइल की अगर हम बात करते हैं तो इट इज एक्चुअली द सिक्रीशन ऑफ लीवर। बेसिकली लीवर ही बाइल को जो है वो बनाता है। कैसे बनाता है ये भी आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो ये लीवर की बेसिकली सिक्रीशन है, लेकिन इसको ड्यूडीनम में रिलीज करने से पहले क्या होता है, इसको गॉल ब्लैडर के अंदर, जिसको हम पित्ता भी कहते हैं, उसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो लीवर बाइल बनाएगा, बाइल को बनाकर गॉल ब्लैडर के अंदर जो है उसको स्टोर कर देगा, ठीक है। अब बाइल के अंदर होता क्या है, तो बाइल के अंदर होते हैं साल्ट्स, एंजाइम्स नहीं होंगे इसके अंदर, इसके अंदर होंगे जी साल्ट्स। अब वो साल्ट्स क्या करेंगे, जो एक डिटर्जेंट के तौर पे जो है वो काम करेंगे। मतलब वो क्या करेंगे, जो हमारी खुराक में जो फैट्स हैं, जो लिपिड्स हैं, उनको क्या करेंगे, अमल्सीफाई करेंगे, और अमल्सीफाई करके उनको क्या करेंगे, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। याद रखें यहाँ पे डाइजेशन नहीं होगी, होगा ये कि आप इसको इस तरह समझिए, लेट्स से ये हमारे पास फूड है, अब फूड के अंदर ना ये लिपिड मौजूद है, ये इस तरीके से ना फैट मौजूद है। तो ये जो बाइल है ये क्या करेगा, बाइल के अंदर जो साल्ट्स होंगे ये क्या करेंगे, इस लिपिड के टुकड़े को, इस लिपिड के लार्ज पीस को क्या करेंगे, छोटे छोटे ड्रॉप्स के अंदर जो है ना कन्वर्ट कर देंगे इस तरीके से। मतलब डाइजेशन नहीं होगी कि जी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में, नहीं,
क्या होगा कि वो जो लिपिड का एक लार्ज पीस होगा उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के बराबर साइज में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन, ठीक है, यहाँ इमल्जन भी इसको कहा जाता है। इसके बाद वो जो पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज, देन वो पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है इन छोटे पीसीस पर जो है ड्रॉपलेट्स पर अटैक करता है और पहली बार में ही इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। मतलब फर्स्ट टाइम में ही इनकी कंप्लीट डाइजेशन जो है वो मुमकिन हो जाती है, लेकिन उसमें रोल बाइल भी जो है वो अपना रोल प्ले करता है। तो पहले लिपिड्स की इमल्जन होगी बाइल के जरिए, देन पैंक्रियाटिक लाइपेज अटैक करेगा इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर और इनकी फर्स्ट टाइम में ही कंप्लीट डाइजेशन जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। ठीक है, क्यों? अब सवाल है कि इनको छोटे ड्रॉपलेट्स में क्यों कन्वर्ट किया जाता है? तो उसकी वजह यह है कि जो छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे ये क्या करेंगे, दे प्रोवाइड लार्ज एरिया। ये आपको मैंने शुरू में भी एक एग्जांपल करवाई थी, ओरल कैविटी में शायद मैंने करवाई थी आपको। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि लेट्स से अगर हमारे पास ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है और उसमें ये इतना बड़ा जो है वो खुराक का टुकड़ा है और सेम डाइजेस्टिव सिस्टम का हम पार्ट लेते हैं जिससे उसमें खुराक का स्मॉल पीस है, तो स्मॉल पीस पर जो एंजाइम्स होंगे वो हर तरफ से जो है वो अटैक कर सकते, मतलब उनको एरिया ऑफ अटैक जो है वो बढ़ जाएगा। तो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, लाइपेज को हर तरफ से अटैक करने का जो है के लिए जो है वो एरिया प्रोवाइड करते हैं। तो दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ताकि एंजाइम प्रॉपर तरीके से जो है वो क्या कर सके, एक्ट कर सके। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर कि जो बाइल पिगमेंट्स हैं, ठीक है, अब बाइल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बाइल पिगमेंट। बाइल है क्या, ये ग्रीन कलर का एक लिक्विड होता है, ग्रीन कलर का लिक्विड होता है जो कि लीवर बेसिकली बनाता है रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन से। ठीक है, तो बाइल के अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, एक पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन होता है और एक साल्ट्स होते हैं जिनका काम इमल्जन करना है। अब बाइल पिगमेंट्स जो हैं ये क्या होते हैं, बाज़ औक़ात ये क्या होते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब ये बाइल कहाँ पे जाना है, बाइल जो है ये अल्टीमेटली ये ड्यूडीनम के अंदर जाना है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि बाइल जो होता है ये ड्यूडीनम में जाने की बजाय, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने की बजाय ये क्या करता है जी, ये ब्लड के अंदर किसी तरह से जो है वो चला जाता है, ब्लड सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है, जिससे क्या होता है स्किन कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, डेट इज़ जॉन्डिस। ठीक है, तो जॉन्डिस की एक वजह क्या होती है कि जो बाइल होता है वो बाइल जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने की बजाय वो किसी तरीके से क्या होता है, बाइल जो होता है वो ब्लड के अंदर शामिल होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आगे हम आगे आते हैं जी, तो हमारे पास जो है सेकंड और थर्ड पार्ट, इनको हमने इकट्ठा पढ़ना है, जीजूनम एंड इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं। नंबर 1 है ड्यूडीनम, जिसका एक ही फंक्शन है और वो क्या है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड या डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करना। इसके लिए उसकी अपनी वॉल से भी सिक्रीशन होगी, ठीक है, पैंक्रियास से भी सिक्रीशन आएगी और लीवर से भी सिक्रीशन आएगी, गाल ब्लैडर से होते हुए, जिसको हम बाइल का नाम देते हैं। अब जीजूनम और इलियम की बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जीजूनम और इलियम जो है इनका काम जो है, इनका काम कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करना है। तो पहले ये क्या करेंगे, ये कंप्लीट डाइजेशन करवाएंगे। वैसे तो काफ़ी हद तक डाइजेशन जो है 90% डाइजेशन जो है वो ड्यूडीनम में हो चुकी है, लेकिन जो थोड़ी बहुत डाइजेशन बच जाती है, जो थोड़े बहुत कंपाउंड्स की डाइजेशन रह जाती है, वो यकीनी बनाई जाती है जीजूनम में और इलियम में। ठीक है, देन फिर कंप्लीट डाइजेशन के बाद क्या की जाती है, एब्जॉर्प्शन करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन होती है और प्रोटीन्स की एब्जॉर्प्शन होती है, ग्लूकोज की फॉर्म में, अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, जीजूनम और इलियम। अब दोनों की वॉल के अंदर भी क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, पहले हम जीजूनम की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है जी स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है जी, 2.4 मीटर लॉन्ग है, 2.4 मीटर लॉन्ग है। और याद रखिएगा 1 मीटर जो होता है ये लगभग 3.33 फीट के जो है वो बराबर होता है। ठीक है, मतलब 3.25 फुट के बराबर जो है वो होता है।
इलियम की अगर हम बात करें जो कि थर्ड पार्ट है, इलियम क्या है, लास्ट पार्ट है, 3/5 पार्ट। अब 3/5 का मतलब है कि अगर हम पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन को 5 हिस्सों में कन्वर्ट करें तो उसमें जो 3 हिस्सों के बराबर सिर्फ इलियम मौजूद होगा। अब इलियम की जो लेंथ है वो कितनी है, डेट इज 3.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो जिजूनम 2.4 मीटर लॉन्ग होती है, इलियम 3.5 मीटर लॉन्ग होती है। अब ये पार्ट क्या करती हैं, ये दोनों पार्ट्स क्या करते हैं, तो इनका काम जो रह चुकी डाइजेशन है उसको यकीनी बनाना है। मतलब कि जो कंपाउंड्स की डाइजेशन, जो थोड़े बहुत कंपाउंड की डाइजेशन रह गई है उसको यकीनी बनाना है। एंड देन जो है वो फिर जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे तो उनकी क्या करवाना है, एब्जॉर्प्शन करवाना है, ठीक है। अब डाइजेशन, सवाल ये है कि ये डाइजेशन कैसे करवाएंगे, तो इसके लिए क्या होता है, जिजूनम और इलियम दोनों की जो वॉल है उसके अंदर भी ग्लैंड्स मौजूद होती हैं। अब चूंकि ये भी इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं तो इनको हम कहेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो क्या करेंगे, बहुत सारी सिक्रीशन करेंगे। अब सिक्रीशन को नाम देंगे इंटेस्टाइनल जूस का, ठीक है। जैसे पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस, तो इसी तरह ये जो दोनों इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं इनके ग्लैंड से जो सिक्रीशन होगी उसे हम इंटेस्टाइनल जूस का नाम देंगे। अब इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि कंप्लीट डाइजेशन को यकीनी बना देंगे। जो थोड़ी बहुत डाइजेशन रह गई है वो भी जो है कंप्लीट कर देंगे। अब उन एंजाइम्स की तरफ हम आते हैं कि वो एंजाइम्स हमारे पास जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो एंजाइम्स में जी हमारे पास जो पहला एंजाइम है वो है जी अमाइनोपेप्टाइडेज। अमाइनोपेप्टाइडेज ये क्या करेगा, आपको अगर याद होगा तो पॉलीपेप्टाइड, ये क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड्स को डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा, डाईपेप्टाइड में। और एरिप्सिन क्या करेगा, इसी डाईपेप्टाइड को लेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, अमाइनो एसिड्स में। मतलब यहाँ पे आके प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। जो थोड़े बहुत प्रोटीन बच जाती हैं उनको भी अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देन अगेन यहाँ पे लाइपेज एंजाइम है। अब पैंक्रियास के अंदर भी हमने लाइपेज पढ़ा था जो कि लिपिड की कंप्लीट डाइजेशन करता है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो पैंक्रियाटिक लाइपेज तमाम लिपिड्स की डाइजेशन कर देगा। तो जो थोड़े बहुत लिपिड्स बच जाएंगे किसी वजह से उनकी डाइजेशन को यकीनी बना दिया जाएगा यहाँ पर, किसमें, जिजूनम और इलियम में, लाइपेज एंजाइम। तो ये जो दो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन की डाइजेशन को यकीनी कंप्लीट कर देंगे। ये दो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन की डाइजेशन को कंप्लीट कर देंगे। लाइपेज जो है ये लिपिड की डाइजेशन को कंप्लीट कर देगा। फिर माल्टेज की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है माल्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज में, ठीक है। और याद रखिएगा माल्टोज की ब्रेकडाउन से 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रेस एंजाइम जो है ये क्या करता है, सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में, ठीक है। लैक्टेज की बात करें तो ये क्या करता है, लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और गलैक्टोज में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज हैं, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, अब इंटेस्टाइनल जूस में ये जो तमाम एंजाइम्स हैं जब ये अपना काम कर लेते हैं तो जो काइम होता है वो अब कन्वर्ट हो चुका होता है एक अल्कलाइन अमल्जन के अंदर, जिसको हम कहते हैं काइल, जिसको हम क्या कहते हैं, काइल का नाम देते हैं। मतलब कि ओरल कैविटी में जब फंक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं तो बोलस बनता है, स्टमक में जब फंक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं तो एसिडिक काइम बनता है। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फंक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं तो जो फूड बनती है उसको हम काइल का नाम देते हैं। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं जी, ये जी हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस के लिए जो है वो डायग्राम जो है वो दी गई है। अब इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है, ये हमारे पास जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट जो है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पूरी की पूरी, ये हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है। और यहाँ पे आपने क्या किया, कट लगा के इस पोर्शन को क्या कर लिया, यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया है, ठीक है। कट लगा के हमने इस पोर्शन को क्या कर लिया, ओपन कर लिया है, ये देखने के लिए कि इसके अंदर क्या मौजूद है। तो इंटरनली जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि जी इसकी जो इंटरनल वॉल है, ठीक है, ये जो इंटेस्टाइन है इसकी जो इंटरनल वॉल है, म्यूकोसा जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या है जी, फिंगर लाइक जो है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद है। इस तरीके से फिंगर लाइक जो है वो प्रोजेक्शंस मौजूद हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, डैट आर नोन एज विलाई।
अब ये जो हमारे पास एक ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको हम अलहदा से भी बनाएंगे, इसको हम क्या नाम देते हैं, विलाई का नाम देते हैं। और फिर विलाई के ऊपर जो है, इनके ऊपर मजीद छोटी छोटी फोल्डिंग्स होती हैं, जिनको हम माइक्रो विलाई का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, तो आप देखें विलाई के अंदर ये इस तरीके से ये ब्लड कैपलरीज भी मौजूद हैं, और ये यहाँ पर ये येलो कलर का आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास है लैक्टियल। बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि खुराक की डाइजेशन तो कंप्लीट हो गई, अब वो जो कंप्लीट डाइजेशन के नतीजे में जो कंपोनेंट्स बने हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बने हैं, ग्लूकोज बना है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन से, माइनो एसिड्स बने हैं प्रोटीन की डाइजेशन से, फैटी एसिड ग्लिसरॉल बने हैं लिपिड की डाइजेशन से। अब उनको क्या करना है, अब उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर जो है वो भेजना है। अब लिम्फ किस में होता है, तो ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे सेंटर में विलाई के अंदर मौजूद होता है, जिसको हम लैक्टियल कहते हैं, इसके अंदर जो है वो एंटर होंगे, और जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं और ग्लूकोज है वो किस में एंटर होंगे, इस ब्लड कैपलरी में एंटर होंगे। आगे बढ़ते हैं तो हम इसको और मजीद डायग्राम के जरिए समझेंगे। सो डाइजेशन तो अब हो गई है कंप्लीट। डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद अब सवाल ये है कि वो फूड जो डाइजेस्ट हो चुकी है, अब उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कैसे करना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये न्यूट्रिशन का तीसरा स्टेप हम पढ़ रहे हैं। आपको याद होगा चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इंजेशन है, सेकंड डाइजेशन है, डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ आ रहे हैं, डेट इज एब्जॉर्प्शन। तो वो खुराक जो डाइजेस्ट हो चुकी है, अब उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होगी। तो याद रखिएगा एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करेगा, जीजूनम और इलियम जो है वो हेल्प करेगा। अभी जैसे डायग्राम के ज़रिए मैंने समझाने की कोशिश की थी कि ये जो जीजूनम और इलियम जो हैं, इनकी जो इंटरनल वॉल है उसमें क्या होते हैं, सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। और उन फोल्ड्स के ऊपर क्या होते हैं, उन फोल्ड्स के ऊपर पाए जाते हैं बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम कहते हैं विलाई, ठीक है। और विलाई के अंदर हमने पढ़ा था, विलाई के अंदर क्या होता है जी, विलाई के अंदर होती हैं ब्लड कैपिलरीज, विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। फिर लिम्फेटिक सिस्टम की भी एक वेसल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैक्टियल। और ये दोनों ब्लड कैपिलरीज और लैक्टियल, ये दोनों कवर्ड होते हैं किससे, बाय अ थिक सिंगल सेल थिक वॉल, जिसको हम क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज एपिथीलियम। उसको हम एपिथीलियम का नाम जो है वो देते हैं। मैं ना यहाँ पे आपको विलाई की डायग्राम समझाने की जो है वो कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं जी, हमारे पास जो है लेट्स से ये चले यहाँ पे जो है वो हम डायग्राम बनाते हैं। किसकी हमने बनानी है डियर स्टूडेंट्स, हमने डायग्राम बनानी है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इलियम है, ठीक है। लेट्स से चलें इस तरह करते हैं, ये हमारे पास आ गई, ये इस तरीके से लेट्स से ये हमारे पास है जीजूनम वाला पोर्शन और इलियम वाला पोर्शन, क्योंकि हमने कहा जीजूनम और इलियम के अंदर ही एब्जॉर्प्शन होती है। सवाल ये है एब्जॉर्प्शन होती कैसे है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि जी ये हमारे पास है जीजूनम या इलियम, ठीक है। ये हमारे पास जीजूनम है या इलियम है हमारे पास, ये आगे जी हमारे पास अगेन यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, ठीक है। जीजूनम और इलियम वाला पोर्शन आ गया। इसको जब हम ओपन करेंगे, यहाँ पे हम कट लगाएंगे, इस तरीके से कट लगा के इस हिस्से को हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसकी जो इंटरनल वॉल है, इंटरनल वॉल, उसमें हमें मिलेंगे इस तरीके से सर्कुलर फोल्ड्स, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी लेबलिंग भी जो है वो कर देता हूँ समझाने के लिए। ये जो मैंने वॉल बनाई है, ये मैंने कौन सी बनाई है, ये मैंने म्यूकोसा, ये मैंने कौन सी लेयर बनाई है, म्यूकोसा वॉल, इंटरनल वॉल बनाई है। और ये किसकी बनाई है मैंने, ये बनाई है मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन की। किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को जब हम इसकी एनाटॉमी स्टडी करते हैं, इंटरनल जब हम इसको स्टडी करते हैं, तो पता चलता है कि इसकी जो इनर वॉल है उसमें क्या है, सर्कुलर फोल्ड्स। अब ये जो सर्कुलर फोल्ड्स हैं, इन्हीं को मैं यहाँ पे दोबारा बना रहा हूँ डियर स्टूडेंट, इन्हीं सर्कुलर फोल्ड्स को मैं यहाँ पे दोबारा बाइट बना रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो सर्कुलर फोल्ड्स हैं ना, इनके ऊपर होती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरीके से। जब हम इसी चीज़ को थोड़ा मज़ीद मैग्नीफाई करके देखेंगे तो पता चलता है कि इनके ऊपर क्या होते हैं, इनके ऊपर होते हैं सर्कुलर फोल्ड्स, इस तरीके से।
अब ये जो सर्कुलर फोल्ड्स हैं, इन सर्कुलर फोल्ड्स के ऊपर क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, विलाई का नाम देते हैं। अब इन्हीं में से एक विलाई अगर हम यहाँ पे निकाल लें साइड पे, ठीक है। अब विलाई का ज़रा स्ट्रक्चर आप देखिएगा, तो विलाई के अंदर जो है ना दो चीज़ें मौजूद होती हैं। विलाई के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो इसके अंदर जो है वो होती हैं ब्लड कैपलरीज, ठीक है। इस तरीके से लेट्स से ये हमारे पास हैं ब्लड कैपलरीज हैं, ठीक है। फिर ब्लड कैपलरी के अलावा हमने कहा था कि सेंटर में क्या होता है जी, लिम्फेटिक सिस्टम की भी एक वेसल होती है जिसको हम कहते हैं लैक्टियल, ठीक है। मैं लेबलिंग भी कर देता हूँ साथ साथ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लिम्फेटिक सिस्टम की एक वेसल। जी हाँ, याद रखिएगा हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ एक और सिस्टम भी होता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो जिस तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कैपलरीज होती हैं, ठीक है, जैसे ये हमने बनाई हुई हैं, जिस तरीके से ब्लड कैपलरीज होती हैं, इसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर भी कैपलरीज होती हैं, ठीक है। और लिम्फेटिक सिस्टम की वो कैपलरी जो कि पाई जाती है कहाँ पर, विलाई के अंदर, उसको हम लैक्टियल का नाम देते हैं। तो ये लैक्टियल बेसिकली क्या है, ये एक लिम्फ कैपलरी है जी, ठीक है। अच्छा, फिर फ्रॉम आउटसाइड, फिर अब इनको कवर कौन करता है, तो फ्रॉम आउटसाइड दे आर कवर्ड बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इसके ऊपर जो है ना, इनके ऊपर ब्लड कैपलरीज के ऊपर, वेसल के ऊपर जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल जो है वो मौजूद होती है। ये जो सेल्स हैं, ये कौन से सेल्स हैं, ये हैं एपिथेलियल सेल्स। और ये जो लेयर बनेगी इसको हम क्या नाम देंगे, डेट इज नोन एज एपिथेलियम। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गई, ये क्या आ गई, एपिथेलियम। मैं इसको लिख रहा हूँ क्योंकि लेयर है तो इसको मैं एपिथेलियम लिख रहा हूँ। तो तीन चीजें विलाई के अंदर, ये जो आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये असल में किससे बना हुआ है, एपिथेलियम से बना हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर मौजूद होती हैं, इसके अंदर यहाँ पर करके जो है वो मौजूद होती हैं, क्या मौजूद होती हैं, ब्लड कैपलरीज और ये लिम्फ वेसल वगैरह मौजूद होती हैं। अब ये चीज़ हम क्यों बना रहे हैं, ये विलाई हम क्यों बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं डियर स्टूडेंट कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी खुराक डाइजेस्ट हो चुकी है वो इन्हीं विलाई के जरिए जो है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होनी है और लैक्टियल। अच्छा, ब्लड कैपलरी के अंदर क्या मौजूद होता है, ब्लड कैपलरी के अंदर होता है ब्लड, ठीक है। इसी तरह लैक्टियल जो है इसके अंदर भी एक लिक्विड होता है, इसको कहते हैं लिम्फ। तो खुराक अब क्या होनी है, जो खुराक डाइजेस्ट हो चुकी है वो अब कुछ हिस्सा उसका जाएगा ब्लड के अंदर विलाई की मदद से और कुछ हिस्सा जाएगा लिम्फ के अंदर, ठीक है। तो ये विलाई का स्ट्रक्चर भी आपने याद रखना है, ठीक है। और ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं इनके ऊपर मजीद छोटी फोल्डिंग्स होती हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रोविल। ये फोल्डिंग्स और ये फर्दर फोल्डिंग्स जो हैं इनका मकसद सिर्फ होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करना। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन है फूड की वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। चलें अब हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थ्योरेटिकली भी डिस्कस कर लेते हैं, डायग्रामेटिकली तो हमने देख लिया, थोड़ा थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जी फूड की, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो शुगर्स हैं, ठीक है, सिंपल शुगर्स। अब सिंपल शुगर से मुराद हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज भी हो सकती है, कोई और शुगर भी हो सकती है। हम फिलहाल जो है वो ग्लूकोज को ही लेकर जो है वो चलते हैं। अब ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कैसे होनी है और अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे होनी है, ठीक है। याद रखिएगा ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स ये दोनों ही जो हैं ये ब्लड के अंदर जो हैं वो एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। तो क्या होगा जी, देखें सिंपल शुगर्स जिसमें लेट से हमारे पास ग्लूकोज है और जो अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन से बना है, ये प्रोटीन की डाइजेशन से बना है। अब ये जो दोनों स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय डिफ्यूजन और बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये मेथड्स के नाम याद रखने हैं, डिफ्यूजन के जरिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। पहले तो ये एंटर होंगे किसमें, एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाई। पहले ये एपिथेलियल सेल्स में एंटर होंगे, वहां से फिर ये मॉलिक्यूल एंटर होंगे कहां पर, ये चले जाएंगे ब्लड कैपलरीज के अंदर, ठीक है। अब इसके लिए डायग्राम हमें जो है वो थोड़ी सी हमें डायग्राम का पता होना चाहिए। तो अगेन हम डायग्राम की तरफ ही डियर स्टूडेंट जो है वो चलते हैं, बल्कि मैं क्या करता हूं यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं
चले यहाँ पे जो है ना हम डायग्राम बनाते हैं। अगेन विलाई की डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था ये इस तरीके से, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एपिथेलियल सेल्स हैं। मतलब कि विलाई की क्या है, ऊपर वाली लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, एपिथेलियम। और यही एक सेल हमने यहाँ पे मैग्नीफाई करके बनाया हुआ है, ठीक है। फिर हमने कहा था कि इसके अंदर क्या मौजूद होती हैं, विलाई के अंदर क्या मौजूद होती हैं, यहाँ पर होती हैं जी ब्लड कैपिलरीज। चले जी, ये ब्लड कैपिलरीज भी आ गई, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज आ गई। अब याद रखना है आपने कि यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास है ग्लूकोज और हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड्स। अब जरा गौर करें आप डियर स्टूडेंट्स कि जो ग्लूकोज है और अमाइनो एसिड है वो पहले किस में एंटर होंगे, किस में एंटर हो रहे हैं, पहले एपिथेलियल सेल में एंटर होंगे। एपिथेलियल सेल से वो एंटर होंगे आगे फिर किस में, ब्लड में। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है, जब आपको डायग्राम का कॉन्सेप्ट होगा तो याद करने में आसानी होगी। तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स जो हैं ये डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए पहले एंटर होंगे किसमें, एपिथेलियल सेल्स में। वहां से ये फिर क्रॉस करके ये एंटर हो जाएंगे किसमें, ब्लड कैपिलरी के अंदर जो है वो एंटर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो हमने डायग्राम बनाई हुई है, ये हमने बनाई हुई है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के लिए, ठीक है। उनका तरीकेकार जो है वो डिफरेंट है। दोबारा आ जाते हैं जी अपनी थ्योरी की तरफ। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि जो हमारे पास ग्लूकोज और जो अमाइनो एसिड्स हैं वो पहले एंटर होते हैं एपिथेलियल सेल्स में। वहां से ये दोनों जो हैं वो फिर किस में जाते हैं, ब्लड कैपिलरी में जाते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स जो हैं ये पहले एंटर होंगे एपिथेलियल सेल्स में, एपिथेलियल सेल्स में। वहां से ये फिर एंटर होंगे किसमें, ये वहां से चले जाएंगे ब्लड कैपिलरी के अंदर, या आप कह लें ब्लड के अंदर जो है वो चले जाएंगे, ठीक है। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज होंगी जब ये विलाई से बाहर निकलेंगी तो ये बाहर निकल कर जो है ये क्या बनाएंगी, हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। कैपिलरीज मिलकर वेन्यूल्स बनाएंगी, वेन्यूल्स मिलकर जो है वो फिर वेन बनाएंगी। ये वेन क्या करेगी, ये जो ग्लूकोज है, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, इनको कहां पे ले जाएगी, लीवर के अंदर ले जाएगी, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या मौजूद है, विलाई मौजूद है। विलाई जो हैं वो क्या करेंगे, उसमें ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो हैं वो विलाई की मदद से किस में जाएंगे, ब्लड कैपिलरी में जाएंगे। वो ब्लड कैपिलरीज जब विलाई से बाहर निकलेंगी तो वो बनाएंगी हिपैटिक पोर्टल वेन, और ये हिपैटिक पोर्टल वेन क्या करेगी, उस ग्लूकोज को और अमाइनो एसिड्स को कहाँ पे ले जाएगी, सीधा ले जाएगी लीवर के अंदर, ठीक है। अब लीवर क्या करेगा, लीवर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा, एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स को अपने अंदर क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। ग्लूकोज को स्टोर कर लेगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में, अमाइनो एसिड्स को स्टोर कर लेगा प्रोटीन की फॉर्म में। ये हम बात करें एक्स्ट्रा ग्लूकोज की, एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स की। उसके बाद जो रिक्वायर्ड होगा ग्लूकोज बॉडी को, जो रिक्वायर्ड होंगे अमाइनो एसिड्स बॉडी को, वो लीवर से जो है वो फिर आगे पास ऑन हो जाएंगे, हार्ट की तरफ चले जाएंगे वाया। अब वो हार्ट की तरफ किसके जरिए जाएंगे, हिपैटिक वेन के जरिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ग्लूकोज हैं और जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए लीवर में जाएंगे। लीवर आगे जो है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स को स्टोर करेगा, और उसके बाद जो है जो रिक्वायर्ड अमाउंट होगी अमाइनो एसिड्स की, ग्लूकोज की, जो प्रोडक्ट्स होंगे इनको फिर हार्ट के अंदर भेज दिया जाएगा, किसके जरिए, हिपैटिक वेन के जरिए। तो हिपैटिक पोर्टल वेन में और हिपैटिक वेन में ये आपने थोड़ा याद रखना है। हिपैटिक वेन लीवर और लीवर से हार्ट की तरफ जाएगी, हिपैटिक पोर्टल वेन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रही है किसकी तरफ, लीवर की तरफ। ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। अब आते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। तो याद रखिएगा कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है ना ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, ये ब्लड कैपिलरीज में एंटर नहीं होते, ये एंटर होते हैं किसके अंदर, लिम्फेटिक वेसल के अंदर, ठीक है। उसमें लिम्फ होता है, उसमें जो लिक्विड होता है उसको हम लिम्फ कहते हैं। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स के लिपिड्स की डाइजेशन से जो फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल बनता है वो जो है वो ब्लड में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा, वो लिम्फ में जाएगा। वो कैसे जाएगा, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई से जब लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है तो उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये कहाँ पे जाएंगे, पहले तो ये भी जाएंगे एपिथेलियल
सेल्स में, ठीक है। लेकिन वहां पे जाकर ये क्या करेंगे, एपिथेलियल सेल्स में जाके ये दोबारा कंबाइन होंगे और कंबाइन होके क्या बना देंगे, ट्राइग्लिसराइड। ग्लूकोज अमाइनो एसिड में ऐसा नहीं था। ग्लूकोज अमाइनो एसिड जो है वो एपिथेलियल सेल्स में जा रहे थे और वहां से डायरेक्ट ब्लड कैपिलरी के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं ये पहले जाएंगे एपिथेलियल सेल्स में, ठीक है। वहां पे जाके ये कंबाइन होंगे और बना देंगे ट्राइग्लिसराइड। फिर ये जो ट्राइग्लिसराइड होंगे इनके गिर्द बनाई जाएगी, इन ट्राइग्लिसराइड्स के गिर्द बनाई जाएगी प्रोटीन की एक कवरिंग, ठीक है। जब वो प्रोटीन की कवरिंग बना दी जाएगी तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में हमारे पास जो है वो बन जाएंगे, जिनको हम कहेंगे काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है। मतलब कि जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड जो है ये जब मिलेगा ग्लिसरॉल के साथ तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा ट्राइग्लिसराइड। अब उस ट्राइग्लिसराइड के गिर्द प्रोटीन की एक कवरिंग बननी है तो ये एक ड्रॉपलेट सा बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे काइलोमाइक्रोन। ये जो काइलोमाइक्रोन होगा देन ये एंटर होगा किसके अंदर, लैक्टियल के अंदर। अब लैक्टियल क्या है, लिम्फ कैपिलरी है जो भी हमने बनाई थी, जो भी लाई के अंदर मौजूद है उसके अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम दी लैक्टियल, अब लैक्टियल काइलोमाइक्रोन जो थे वो किस में चले गए, वो चले गए लैक्टियल के अंदर, ठीक है। अब ये काइलोमाइक्रोन जो है ये फिर आगे किस में जाएंगे, थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में। अब जैसे हमने डियर स्टूडेंट्स पढ़ा था कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो जब बाहर निकलती हैं तो वो हेपेटिक पोर्टल वेन बनाती हैं, तो इसी तरह ये जो लैक्टियल्स हैं जिनको हम लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर निकलेंगी तो ये बनाएंगी लिम्फ वेसल्स। ये लिम्फ वेसल जब हमारे चेस्ट रीजन में आएंगी तो ये लिम्फ वेसल बनाएंगी लिम्फेटिक डक्ट्स, ठीक है। उसमें एक डक्ट है थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। यहां से ये काइलोमाइक्रोन एंटर हो जाते हैं किसके अंदर, यहां से ये, क्योंकि ये जो थोरेसिक डक्ट होती है ये हार्ट के साथ सबक्लेवियन जो वेन होती है उसके साथ ये कनेक्टेड होती है। मतलब यहां पर आके जो थोरेसिक डक्ट के जरिए जो काइलोमाइक्रोन्स होंगे उनको एंटर कर दिया जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है। अब जो ब्लड होता है, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर होते हैं एंजाइम्स। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, काइलोमाइक्रोन्स को ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके दोबारा से इनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, दोबारा से इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट्स में, और वो जो प्रोटीन की कवरिंग थी उसमें कन्वर्ट कर, और फैट्स को दोबारा से जो है वो क्या किया जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर जो है वो क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम के जरिए जो है वो समझते हैं। तो ये जो डियर स्टूडेंट हमने यहाँ पे जो डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब ज़रा समझिए, तो ये जी हमारे पास है फैटी एसिड, ठीक है, ये हमारे पास फैटी एसिड है, और यही यहाँ पे लेट से ये हमारे पास है ग्लिसराइड, ठीक है, ये हमारे पास है ग्लिसरॉल। अब ये एपिथेलियल सेल बनाया हुआ है हमने, एपिथेलियल सेल। अब एपिथेलियल सेल के अंदर हमने पढ़ा था ब्लड कैपिलरीज भी हैं और लिम्फ वेसल भी है। अब ब्लड कैपिलरीज का यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं, हमने वो ड्रा नहीं की, हमने सिर्फ लिम्फ वेसल ड्रा कर ली है, ठीक है। ये इस तरीके से है, इस तरीके से विलाई जो है वो बनी है, ठीक है। अब हमने कहा था कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए पहले तो ये एंटर होंगे किसमें, एपिथेलियल सेल के अंदर एंटर होंगे। एपिथेलियल सेल में हमने कहा था फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये मिलकर ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ट्राइग्लिसराइड। ये मिलकर क्या बनाएंगे, ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे। फिर वो जो ट्राइग्लिसराइड होगा उसके गिर्द बनेगी प्रोटीन की एक कवरिंग, ठीक है, जिसको हम जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, काइलोमाइक्रोन में। और फिर हमने कहा था कि ये काइलोमाइक्रोन किस में चला जाएगा, ये लिम्फ वेसल के अंदर चला जाएगा, ये किस में चला जाएगा, लैक्टियल में चला जाएगा। अब यहाँ से ये लैक्टियल्स जब बाहर निकलेंगे तो ये बनाएंगे लिम्फ वेसल्स, वो लिम्फ वेसल्स आगे बनाएंगी थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। ये थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट क्या करेगी, इन काइलोमाइक्रोन्स को जाके ब्लड में एंटर कर देगी। फिर हमने कहा कि ब्लड के अंदर जो है इनको काइलोमाइक्रोन्स को तोड़ा जाएगा, प्रोटीन ये जो कवरिंग थी अलहदा कर दी जाएगी, फैट अलहदा कर दिए जाएंगे, और फैट को दोबारा तोड़ के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो ओवरऑल लुबेलुबाब यहाँ पर ये है कि जो ग्लूकोज हैं और जो अमाइनो एसिड्स हैं वो विलाई के ज़रिए एब्जॉर्ब होके ब्लड के अंदर जाते हैं, जबकि जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं बिकॉज इनका साइज लार्ज होता है तो ये ब्लड कैपिलरी में नहीं जाएंगे, बल्कि ये पहले जाएंगे एपिथेलियल सेल्स में,
कंबाइन होकर ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होंगे, इनके गिर्द प्रोटीन की कवरिंग बनेगी जो गोल्जी अपरेटस, बेसिकली ये गोल्जी अपरेटस बना हुई, गोल्जी अपरेटस बनाएगा प्रोटीन की कवरिंग जिससे कन्वर्ट होंगे काइलोमाइक्रोन्स में, और काइलोमाइक्रोन्स जो होंगे वो फिर अल्टीमेटली कहाँ पे चले जाएंगे, लैक्टियल के अंदर, लिम्फ वेसल के अंदर, लैक्टियल के अंदर चले जाएंगे, या आप कह लें कि वो किस में चले जाएंगे, लिम्फ के अंदर चले जाएंगे, वहाँ से फिर ये थोरेसिक डक्ट में, और थोरेसिक डक्ट से ये फिर अल्टीमेटली ब्लड के अंदर जो है वो चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं जी, उम्मीद है कि आपको चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अगर कुछ किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप इसको रिवर्ट बैक करके जो है वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब देखिए एमसीक्यूज़ आया है जी, इसी साल जो है, पिछले साल जो है एमसीक्यूज़ आया है सिंध प्रोविंस के अंदर, विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जो फूड की एब्जॉर्प्शन में जो है वो हेल्प करता है। तो अब यहाँ पर आप देखें ड्यूडीनम है, जिजूनम है, इलियम है, रेक्टम है। अब हमने तो कहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, ड्यूडीनम है, जिजूनम है और इलियम, ठीक है। अब सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है। तो अभी जो हमने लेक्चर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली जिजूनम और इलियम जो है, इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो ये है कि जिजूनम और इलियम ये दोनों ही जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एब्जॉर्प्शन में। लेकिन अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो ऑप्शंस में जिजूनम इलियम मौजूद तो हैं लेकिन दोनों सेपरेट दिए गए हैं। अगर तो यहाँ पे बी और सी यहाँ पे मौजूद होता, बी प्लस सी का ऑप्शन होता तो हम इसको टिक करते, लेकिन यहाँ पे अब हमें इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत सारे प्रोविंस की जो बुक्स हैं, इवन के जो पंजाब टेक्स्ट बुक की जो प्रीवियस जो पंजाब टेक्स्ट बुक थी, जो पुराना सिलेबस था, उसमें भी जो लिखा गया है वो इलियम लिखा गया है कि इलियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इसी तरह अगर जिजूनम, याद तो ये आपने रखना है कि जिजूनम और इलियम ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं एब्जॉर्प्शन के अंदर, लेकिन अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ जाए, जैसे कि इस एमसीक्यूज में आपको करना पड़ा है, तो आपने इलियम को जो है वो प्रेफरेंस देनी है, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट पार्ट है इलियम, जिजूनम के कंपैरिजन में इलियम की लेंथ ज़्यादा होती है, लिहाजा ये एब्जॉर्प्शन में भी ज़्यादा रोल जो है वो प्ले कर रही होती है। अब आते हैं जी हम लास्ट पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है जी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसको लार्ज इसलिए नहीं कहते कि इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, लार्ज इसको इसलिए कहते हैं कि इसका डायामीटर ज़्यादा होता है, इसकी मोटाई ज़्यादा होती है, थिकनेस ज़्यादा होती है, ठीक है, हालांकि इसकी लेंथ कम होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये हमारे पास क्या है जी, लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। और याद रखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन काम होता है, या आप कह लें जो मेन फंक्शन होता है, वो एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होना है। ये एब्जॉर्प्शन में जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तो एब्जॉर्ब हो गए, प्रोटीन भी एब्जॉर्ब हो गए, लिपिड्स भी एब्जॉर्ब हो गए, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो जो बाकी चीज़ें बची हैं लाइक वाटर है, वाटर के साथ साल्ट्स या मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, वो कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो आमतौर पे लार्ज इंटेस्टाइन से होते हैं, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इट इज़ मच शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लेंथ के हिसाब से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है, ऑक्यूपाइंग अबाउट द लास्ट मीटर ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब कि लगभग लास्ट मीटर, मतलब आखिरी जो मीटर है वही बनता है जी हमारे पास। इट इज़ इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स एंड वाइटामिन। ही मैंने आपको बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन काम है ना वो एब्जॉर्प्शन है। डाइजेशन वगैरह, डाइजेशन तो हो गई, कंप्लीट हो गई, यहाँ पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन होनी है। और एब्जॉर्प्शन किसकी होनी है, वाटर की होनी है, सॉल्ट्स की होनी है, या आप कह लें मिनरल्स की होनी है, और कुछ वाइटामिन्स की भी होनी है, लाइक वाइटामिन के जो है, जो कि यहाँ से इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर वो फिर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है आपने कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है इट इज़ नॉट कन्वोलेटेड, और इसके अंदर जो है वो किसी किस्म के विलाई वगैरह जो है वो मौजूद नहीं होते। इसके अंदर टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह इसके अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट है जी इसका वो है जी हमारे पास सीकम, ठीक है। सीकम जो है ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है।
इट इज अ ब्लाइंड सैक, ये एक ब्लाइंड सैक होता है, ठीक है, दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द एरिया ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से ही निकलता है। और ये कहाँ पर होता है, इलियम और कोलोन में, ठीक है। इलियम तो लास्ट पार्ट है, थोड़ा सा अगर हम डायग्राम के जरिए देखें तो लेट्स से जी ये हमारे पास है इलियम। अब इलियम से आगे जो है ना, ये हमारे पास स्टार्ट हो जानी है, ये इस तरीके से ये हमारे पास स्टार्ट हो जानी है लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे ना एक पाउच होता है, पाउच नुमा स्ट्रक्चर होता है, एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं डेट इज, ये हमारे पास है सीकम, ये है सीकम, यहाँ तक ये छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये हमारे पास क्या है, ये इलियम है। तो और ये जो आगे पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये सेकंड आगे हम पढ़ेंगे, कोलोन इसको कहते हैं। कोलोन के भी 3 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला जो है ये असेंडिंग है, ये वाला ट्रांसवर्स है, और ये डिसेंडिंग है, ठीक है। तो सीकम कहाँ पे है, कोलोन और इलियम के दरमियान जो है वो मौजूद होती है। अब इसका ये जो ब्लाइंड एंड होता है, इसका ये जो बंद सिरा होता है, यहाँ से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स, वर्मी फोम अपेंडिक्स, ये याद रखिएगा, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, फंक्शनलेस पार्ट है, और इसकी जो अपेंडिक्स की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 9 to 10 सेंटीमीटर जो है वो होती है। तो इवन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो अपेंडिक्स है परफॉर्म्स नो फंक्शन, सो इट इज वेस्टिजियल इन नेचर। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही जो है वो बता दी थी। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि जी ये जो अपेंडिक्स होती है इसके अंदर हो जाती है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, कि जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड आएगी लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको हम काइल का नाम देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सम टाइम जो है वो खुराक का कोई टुकड़ा, खुराक का कुछ हिस्सा जो है वो ट्रैप हो जाता है अपेंडिक्स के अंदर, या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इसमें हो जाती है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें लिखा भी हुआ है कि इसमें इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। तो ऐसी फिर जो इन्फेक्टेड अपेंडिक्स होती है उसको फिर क्या किया जाता है, सर्जरी के जरिए जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि अगर फौरन रिमूव ना किया गया तो ये अपेंडिक्स जो है वो बस्ट हो सकती है, ये फट सकती है, जिससे क्या होगा, एंड द इन्फ्लेमेशन, वो जो इन्फेक्शन होगा वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, पूरे एब्डोमेन के अंदर फैल जाएगा। तो सर्जरी करनी जो है, सर्जरी जो है वो फ़ौरन की जाती है ताकि उस अपेंडिक्स को रिमूव किया जा सके। तो अपेंडिक्स की जो सर्जरी होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, अपेंडिक्सेक्टोमी, ठीक है, अपेंडिक्सेक्टोमी। तो ये भी आपने जो है वो याद रखना है। जो इन्फ्लेमेशन होगी अपेंडिक्स में, जो पेन होगी, उसको हम क्या कहते हैं, अपेंडिसिटीज़ या अपेंडिसाइटिस भी कह सकते हैं आप। और इसकी जो सर्जरी है उसको हम क्या कहते हैं जी, अपेंडिसेक्टोमी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जी, यहाँ पर MCQs है, द अपेंडिक्स इज अटैच्ड टू विच पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये भी सिंध में ही जो है वो MD कैट में पूछा गया है जी, किस पार्ट के साथ कनेक्टेड होती है, तो अभी हमने पढ़ा जी, सीकम वो पार्ट है जिसके साथ ये अपेंडिक्स जो है वो अटैच होती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है जी, डेट इज कोलोन। अब कोलोन की अगर हम बात करें तो सीकम के आगे हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया कोलोन। कोलोन की लेंथ कितनी है जी, 1.5 मीटर से लेकर 1.8 मीटर जो है, लगभग 2 मीटर के करीब इसकी लेंथ होती है। अब इसके 3 पार्ट मैंने आपको बताया था, जो ऊपर की तरफ जाता है वो सेंडिंग होता है, जो सीधा होता है वो ट्रांसवर्स होता है, जो नीचे की तरफ आता है वो डिसेंडिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन फंक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन हमने पढ़ा था वो था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, साल्ट्स और विटामिन्स। तो वो कौन प्ले कर रहा है, वो बेसिकली कोलोन कर रहा है। सीकम का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, सीकम जस्ट फूड को जो है वो इलियम से लेकर उसको आगे ट्रांसपोर्ट कर देती है कोलोन में, ठीक है। तो कोलोन जो है ये क्या करेगी, कोलोन का जो फंक्शन है वो है जी कि एब्जॉर्ब होगा यहाँ से वाटर, ठीक है, और एब्जॉर्ब होके वो वाटर जो है, जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जो बाकी फूड बच जाएगी सॉलिड फॉर्म में, उसको हम क्या नाम देंगे, वेस्ट प्रोडक्ट का नाम देंगे या फीकल मटेरियल का नाम देंगे, ठीक है। तो कोलोन वो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का जहां से वाटर एब्जॉर्ब होता है, किसमें, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है जितना रिक्वायर्ड होता है, जब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो जाती है तो जो बाकी फूड का जो हिस्सा रह जाता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल ही होता है ज़्यादातर, उसको हम क्या नाम देते हैं, फीसिस का नाम देते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होंगे, इनडाइजेस्टिबल प्लांट फाइबर्स होंगे, मतलब सेलुलोज वगैरह है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड स्टफ होगा, खुराक का वो हिस्सा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, स्लफ्ड ऑफ म्यूकोसल सेल्स। अब म्यूकोसल सेल्स क्या हैं, म्यूकोसा लेयर जो है, जो इंटरनल लेयर है, तो जब फूड एलिमेंट्री कैनाल से पास ऑन होती है
तो फूड म्यूकोसा लेयर से जो है वो टकराती है, तो जिससे म्यूकोसा लेयर जो है इंटरनल लेयर से कुछ सेल्स उतर जाते हैं, उनको हम कहते हैं स्लफ्ट ऑफ म्यूकोसल सेल। बाइल पिगमेंट भी होते हैं और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी वेस्ट के अंदर मौजूद होता है। अब यहाँ पे एक को चीज़ याद रखिएगा, कोलोन से सिर्फ उतना वाटर एब्जॉर्ब होगा जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा, रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है तो फीकल मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएंगे जो कॉन्स्टिपेशन का बायस बनेंगे। अगर वाटर रिक्वायर्ड अमाउंट से कम एब्जॉर्ब हो रहा है तो जो फीकल मटेरियल है वो लूज फॉर्म में बनेंगे, जो डायरिया का बायस जो है वो बनेंगे। तो ये जो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन है उसमें कोलोन की प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग इन्वॉल्व नहीं होती। मतलब कोलोन अगर प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, प्रॉपर अमाउंट में रिक्वायर्ड वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती, तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जो है उसका सामना जो है वो करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जी आगे चलते हैं हम, रेक्टम। तो रेक्टम जो है, अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज बताता चलूं कोलोन के हवाले से। कोलोन जो है ना, कोलोन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, लाइक एस्क्रीशिया कोलाई है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कोलोन के अंदर बड़ी तेजी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे अपना मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो जब ये मेटाबॉलिज्म करते हैं तो ये क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं। तो जब वाटर एब्जॉर्ब होता है तो वाटर के साथ साथ विटामिन के जो है ये भी कोलोन से एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, और ये इसका काम क्या होता है, ये ब्लड की कोएगुलेशन में जो है वो हेल्प करता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है। तो ये विटामिन भी आपने याद रखना है, कोलोन से एब्जॉर्ब होता है, रेक्टम से नहीं होता, ठीक है। रेक्टम जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है तीसरा और लास्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का। ये क्या कहता है जी, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे आके फीकल मटेरियल जो है ना, वो जो वेस्ट मटेरियल है वो टेम्परेरी तौर पर जो है वो स्टोर होता है, और यही इसका जो है वो क्या है, फंक्शन है। अब इसका जो आगे वाला एंड होता है, रेक्टम का जो आखिरी हिस्सा होता है, ठीक है, आखिरी जो एंड होता है, इसके एंड पर क्या होता है जी, रेक्टम आगे ओपन होता है बॉडी के बाहर थ्रू एनस, ठीक है। लेकिन जो एनस है वहां पर क्या होता है, मतलब जहां से रेक्टम खत्म हुआ एनस शुरू होगा, वहां पर क्या होता है, एनस के गिर्द जो है ना यहाँ पे होते हैं दो अदद स्फिंक्टर्स होते हैं, मतलब दो अदद वॉल मौजूद होते हैं। एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है जो स्मूथ मसल्स का बना होता है, और एक जो है वो हमारे पास आउटर स्फिंक्टर होता है जो कि स्ट्राइएटेड मतलब स्केलेटल मसल्स का बना होता है, जिनको कॉन्शियसली जो है वो क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब रेक्टम के अंदर आकर फीकल मटेरियल जो है वो स्टोर होता है तो उससे क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक तरह की फीलिंग क्रिएट होती है, जिसको हम कहते हैं डेफिकेशन रिफ्लैक्स, ठीक है। ये डेफिकेशन रिफ्लैक्स जो है बड़े जो हैं, बड़ों के अंदर तो इसको कॉन्शियसली कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर जो है ये कंट्रोल में नहीं होता। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो ये इस रिफ्लैक्स को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनवॉलंटरी से उसको अपने वॉलंटरी कंट्रोल में जो है वो ले आते हैं। वो कैसे लेके आते हैं तो उसको भी ज़रा जो है वो देख लेते हैं। ये जी हमारे पास टॉपिक है कंट्रोल ऑफ इजेशन, कि इजेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं। अभी हमने कहा कि इन्फेंट्स जो हैं, वो जो छोटे बच्चे हैं, वो तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते चलते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो वो इसको आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो रिफ्लैक्स है, इनवॉलंटरी रिफ्लैक्स फॉर इजेशन इन इन्फेंट्स, तो इन्फेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर जो इजेशन वाला जो रिफ्लैक्स है, डेफिकेशन रिफ्लैक्स, वो इनवॉलंटरी होता है, लेकिन वॉलंटरी कंट्रोल इन अडल्ट, लेकिन बड़ों के अंदर वही जो है वो वॉलंटरी होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ना दो स्टेजेस इन्वॉल्व है, एक तो न्यूरोलॉजिकल मतलब नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, और दूसरा यहाँ पर जो है वो मसल्स भी जो है वो इन्वॉल्व है। अब बच्चों के अंदर क्या होता है कि जो इजेशन है वो इनवॉलंटरी क्यों है, क्योंकि उसको कंट्रोल किया जा रहा होता है बाय दी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। वेयर रेक्टल डिस्टेंशन, जैसे रेक्टम के अंदर आकर फीकल मटेरियल स्टोर होता है, एक जो है वो प्रेशर क्रिएट होता है, फोर्स क्रिएट होती है, डिस्टेंशन का नाम दिया गया है। उससे क्या होता है, फौरन ऑटोमेटिक जो है वो मसल्स जो हैं वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली जो है वो रिलैक्स होते हैं। इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स अभी हमने पढ़े थे, इंटरनल स्फिंक्टर्स भी हैं और आउटर भी हैं, तो जिससे वेस्ट मटेरियल बॉडी से पास आउट हो जाता है। दिस अकर्स बिकॉज द हायर ब्रेन सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी कंट्रोल आर नॉट येट फुली डेवलप्ड। तो बच्चों के अंदर ब्रेन का वो जो पार्ट है वो अभी डेवलप ही नहीं हुआ होता, तो उसको स्पाइनल कार्ड मोस्टली जो है वो डील कर रहा होता है। और स्पाइनल कार्ड याद रखिएगा ये आमतौर पे बॉडी में ऑटोमेटिक फंक्शंस को डील कर रहा होता है। तो
बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर ये जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स होता है कि जैसे रेक्टम के अंदर फीकल मटेरियल आकर स्टोर होते हैं तो वो इनवॉलंटरीली बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि बच्चों के अंदर जो ब्रेन का वो पार्ट है जो कि इस रिफ्लेक्स को कॉन्शियसली कंट्रोल करता है वो भी फुली डेवलप नहीं होता। तो स्पाइनल कार्ड ही फिलहाल इसको डील कर रहा होता है। तो जैसे ही आके रेक्टम के अंदर फीकल मटेरियल स्टोर होता है तो स्पाइनल कार्ड से जो है वो सिग्नल जाता है और ऑटोमेटिकली एनस के अंदर जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, ठीक है, मतलब ओपनिंग क्रिएट होती है और फीकल मटेरियल बॉडी से जो है वो पास आउट हो जाता है। लेकिन बड़ों के अंदर अगर हम देखते हैं तो बड़ों के अंदर जो है इन अडल्ट्स इजेशन बिकम्स वॉलंटरी। वो क्यों? सेरिब्रल कॉर्टेक्स मैच्योर, ये है ब्रेन का वो पार्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। इस सेरिब्रम का आउटर पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन होता है मैच्योर अलाउइंग कॉन्शियस कंट्रोल, रेगुलेशन का अंदर होता है कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स। आपको याद है हमने कहा था एनस के इंटरनल भी स्फिंक्टर और आउटर भी हैं। तो जो आउटर साइड पे होते हैं वो कौन से हैं? स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल, जिनको वॉलंटरीली कंट्रोल किया जा सकता है बाय सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसे डेफिकेशन के प्रोसेस को क्या किया जा सकता है? उसको डिले किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है कि इन्फेंट्स के अंदर जो है कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो कि फुली डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से डेफिकेशन रिफ्लेक्स वॉलंटरी नहीं बल्कि वो इनवॉलंटरी हो जाता है, तो वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे जी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एलिमेंट्री केनाल, जिसको हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का नाम दिया था, उसके तमाम जो पार्ट्स थे और उनके फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें कुछ ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम कहते हैं जी असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, क्योंकि डाइजेशन में ये भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इसमें एक तो हमारे पास है सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि हमने ओरल कैविटी में ही पढ़ लिए थे। हमने कहा था कि 3 टाइप के जो हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड्स हैं, ठीक है। दूसरे जो हैं वो हमारे पास हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं जी? ये स्टमक के अंदर भी होते हैं, ठीक है, स्टमक के अंदर जो मौजूद होते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। फिर तीसरा जो है वो है जी लीवर। अब लीवर की अगर हम बात करें तो लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है जी बॉडी का। लीवर क्या है? बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है, ठीक है, गाल ब्लैडर के जरिए आगे कॉमन बाइल डक्ट के जरिए। पैंक्रियास की बात करें तो पैंक्रियास भी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड, तो ये टू द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है उसमें हमने कहा था ड्यूडीनम में, जिजूनम में, इलियम में क्या होते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं जो कंप्लीट डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स की तरफ थोड़ा सा आते हैं। इसमें पहला जी हमारे पास लीवर एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब लीवर और गॉल ब्लैडर की अगर हम बात करते हैं तो लीवर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग बाइल, ठीक है। तो बाइल बनाता कौन है? वो लीवर बनाता है, ठीक है। और बाइल हमने कहा था ये पहले क्या करता है? फैट्स की इमल्जन करता है, देन फिर लाइपेज एंजाइम इसकी डाइजेशन कर देता है। तो बाइल क्या करता है जी? बाइल इमल्सिफाइज फैट्स मेकिंग देम, क्योंकि छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देता है तो उनकी डाइजेशन को ईजी बना देता है। लिवर आल्सो प्रोसेसेस न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर जो फूड आती है उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है, उसमें जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है। ये लीवर के क्या है? फंक्शन है। हमने कहा था एक्स्ट्रा जो अमाइनो एसिड्स उनको प्रोटीन की फॉर्म में, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर क्या करता है? लीवर स्टोर करता है। तो लीवर बाइल भी बनाता है, लीवर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड एब्जॉर्ब होके आती है उसकी प्रोसेसिंग भी करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हार्मफुल केमिकल्स की डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन की फॉर्म में, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या करता है? स्टोर करता है। गाल ब्लैडर की बात करें तो गाल ब्लैडर क्या करता है? जब लीवर के अंदर बाइल बन जाता है तो गाल ब्लैडर के अंदर आके वो बाइल स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद वो यहाँ पे थिक भी होता है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाती है। तो जैसी खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है तो गाल ब्लैडर क्या करता है? ये फौरन बाइल को ड्यूडीनम के अंदर जो है वो भेजता है वाया कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ये भी हम आगे चल के थोड़ा सा इसको डिस्कस करें। अब दूसरा जो ग्लैंड है वो है जी हमारे पास पैंक्रियास।
पेंक्रियाज भी काफ़ी बड़ा ग्लैंड है, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, स्टमक की वेंट्रल साइड पर जो है वो मौजूद होता है, और इसके दो पार्ट होते हैं, एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक एंडोक्राइन पार्ट होता है, ठीक है। एक्सोक्राइन पार्ट वो पार्ट होता है जी जिसके साथ डक्ट अटैच होती है, ठीक है। तो ये इसका ये जो डक्ट वाला पोर्शन है पेंक्रियास का, जो एक्सोक्राइन वाला पोर्शन है, यही पेंक्रियाटिक जूस बनाता है, और इसके साथ ही एक डक्ट जुड़ी होती है, पेंक्रियाटिक डक्ट, जिसके जरिए ये पेंक्रियाटिक जूस अल्टीमेटली किस में आ जाता है जी, ये पेंक्रियाटिक जो डक्ट होती है ये पहले तो जाके ज्वाइन होती है कॉमन बाइल डक्ट से, ठीक है। लीवर के साथ है गॉल ब्लैडर अटैच, गॉल ब्लैडर से आ रही है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। पेंक्रियास से आ रही है पेंक्रियाटिक डक्ट, तो ये पेंक्रियाटिक डक्ट और ये बाइल डक्ट आपस में कनेक्ट होती हैं। जब ये आपस में कनेक्ट होती हैं तो ये क्या बनाती हैं जी, कॉमन बाइल डक्ट फ्रॉम द लीवर, ठीक है। ये आपस में कनेक्ट होती हैं, देन ये ड्यूडीनम के अंदर जो है वो एंटर हो जाती हैं, ठीक है। पेंक्रियाटिक जूस में हमने पढ़ा था एंजाइम्स होते हैं, ये सारे एंजाइम्स हम पढ़ चुके हैं जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जो है जो इसका एंडोक्राइन वाला पोर्शन है जिसके साथ कोई डक्ट नहीं जुड़ी होती, तो वो डियर स्टूडेंट्स वो क्या करता है जी, दो हार्मोन्स बनाता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन, जो कि ब्लड के अंदर जो है वो क्या करते हैं, ग्लूकोज की जो लेवल है, ग्लूकोज की जो मिकदार है उसको कंट्रोल करते हैं। अब सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि जब खुराक स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब ड्यूडीनम में आ जाती है तो लीवर को कैसे पता चलता है, पेंक्रियास को कैसे पता चलता है कि अब हमने बाइल को भेजना है ड्यूडीनम में, अब हमने जो है वो पेंक्रियाटिक जूस भेजना है। तो जैसे ही काइम ड्यूडीनम में आ जाता है स्टमक से, तो उसकी एसिडिटी की वजह से, क्योंकि हमने पढ़ा था काइम में HCl होता है, तो इसकी एसिडिटी की वजह से ड्यूडीनम की वॉल के अंदर मौजूद जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, सेक्रेटिन हार्मोन, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेक्रेटिन हार्मोन। तो एक चीज़ याद कीजिएगा, जैसे ही एसिडिक काइम ड्यूडीनम में आएगा तो उसकी एसिडिटी की वजह से ड्यूडीनम वॉल में मौजूद सेल्स एक्टिवेट होंगे और वो क्या बनाएंगे, एक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, सेक्रेटिन हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करेंगे, सेक्रेटिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा, उस काइम के अंदर पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन भी होती है। आपको याद है स्टमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम की वजह से खुराक में मौजूद प्रोटीन की सेमी डाइजेशन होती है। तो काइम के अंदर जो सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन होंगी वो क्या करेंगी, वो भी ड्यूडीनल सेल्स को एक्टिवेट करेंगी, जिससे ड्यूडीनल सेल्स क्या करेंगे, वो एक और हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, कॉलीसिस्टोकाइन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो हार्मोन बन रहे हैं, काइम की जो एसिडिटी है वो सेक्रेटिन हार्मोन प्रोड्यूस करवा रही है, काइन के अंदर जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो कोलिसिस्टोकाइनिन जो है इस हार्मोन की प्रोडक्शन करवा रही है। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो फिर ड्यूडीनम से बन रहे हैं। ये दोनों हार्मोन जो हैं ये फिर जाते हैं पेंक्रियास के पास ताकि वो पेंक्रियाटिक जूस को भेजे, गाल ब्लैडर के पास ताकि वो बाइल को भेजे। तो जैसे ही काइम ड्यूडीनम में आएगा, काइम की एसिडिटी की वजह से, काइम में मौजूद डाइजेस्टेड प्रोटीन, सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन की वजह से दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे। ये दोनों हार्मोन जो हैं ये बाइल और पेंक्रियास तक जाएंगे, गाल ब्लैडर पेंक्रियास तक जाएंगे ताकि वो अपनी सिक्रीशंस जो हैं वो भेज सकें किसमें, ड्यूडीनम में, ठीक है। अच्छा, लीवर के कुछ और फंक्शंस की तरफ भी आ जाते हैं। तो लीवर का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाइल बनाना ही नहीं है, और भी बहुत सारे जो हैं वो लीवर के जो हैं इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। लाइक लीवर क्या करता है, इजाफी न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। वो तो हमने पहले पढ़ लिया था कि जो इजाफी ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है, और जो वाइटामिन को भी स्टोर करता है। तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन B12, विटामिन K इनको स्टोर करता है। मिनरल्स की बात करें तो आयरन और कॉपर जो है उनको स्टोर करता है। इसके अलावा कुछ फैट सोलेबल सब्सटेंसेस को भी स्टोर करता है। इसके अलावा लीवर जो है वो मेटाबॉलिज्म में एक बड़ा मरकजी किरदार अदा करता है। इसके अलावा लीवर क्या करता है जी, हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन। कुछ लीवर के फंक्शन है, ये भी आपको पता होने चाहिए। ब्रेकिंग डाउन, बिल्डिंग अप, कन्वर्टिंग सब्सटेंसेस इन द बॉडी। फॉर एग्जांपल, लीवर क्या करता है, वक्त पड़ने पर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और वक्त पड़ने पर ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में जो है वो कन्वर्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी। फिर कोलेस्ट्रोल भी बनाता है, लिपोप्रोटीन्स भी बनाता है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स को ये किस में कन्वर्ट करता है, अमाइनो एसिड्स में से अमाइनो ग्रुप को रिमूव करता है।
और रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप जो है, जब अमाइनो ग्रुप निकलता है तो एंड रिमूव हार्मफुल अमोनिया बाय टर्निंग इट इनटू यूरिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको ज़रा समझ लें। अमाइनो एसिड जो है ना, इनमें एक ग्रुप होता है अमाइनो ग्रुप। जब अमाइनो ग्रुप को निकाला जाता है तो जो बकिया हमारे पास अमाइनो एसिड का हिस्सा होता है, ये जो अमाइनो ग्रुप निकाला जाता है, इस अमाइनो ग्रुप से आगे बनते हैं वेस्ट मटेरियल्स लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और जिनको फिर यूरिन के जरिए बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है। होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा किन एनिमल्स में अमोनिया बनता है, किन में यूरिया बनता है और किन में जो है वो यूरिक एसिड बनता है। इसके अलावा लीवर जो है वो टॉक्सिन्स को, ड्रग्स को, अल्कोहल को, ये जो हार्मफुल केमिकल्स इनकी डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है और हार्मोन्स की रेगुलेशन में भी रोल प्ले कर रहा है। तो इसको आपने जस्ट जो है वो इसको एक बार रिव्यू कर लेना है। तो ये जो डियर स्टूडेंट हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको जब आप पूरा एक बार जो है वो रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह ये चैप्टर अच्छे तरीके से आपको तैयार हो जाए। तो आपने ये जो पीपीटी स्लाइड्स हैं इनको तैयार करना है और जिस प्रोविंस से आप ताल्लुक़ रखते हैं उसकी जो टेक्स्ट बुक है आपके पास, सिर्फ आपने वो पढ़नी है। इंशाल्लाह आपका ये जो चैप्टर है वो 100% जो है वो तैयार हो जाएगा। अब हमने चैप्टर के दौरान टॉपिक्स के साथ कुछ एमसीक्यूज पढ़े थे जो कि हालिया जो एमडी कैट हुआ है उसमें वो एमसीक्यूज पूछे गए थे। इसके अलावा अब हम आते हैं जो प्रीवियस जो हमारे पास एमडी कैट के जो पास पेपर्स हैं तमाम प्रोविंसेस के, इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो एंट्री टेस्ट होते हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए, तो हमने वहाँ से कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो कलेक्ट किए हैं ताकि आप उनकी भी जो है वो रिवीजन कर सकें, एक तरह से जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। अब इसमें डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है जी, फूड इज मूव्ड अलोंग द कैविटी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जो फूड मूव कर रही होती है वो कैसे कर रही होती है? वो एंटी पेरिस्टालसिस के जरिए कर रही होती है, हंगर कॉन्ट्रैक्शंस के जरिए कर रही होती है। तो किसके जरिए मूव कर रही होती है? तो वो मूव कर रही होती है बाय पेरिस्टालसिस। किसके जरिए मूव कर रही होती है? पेरिस्टालसिस के जरिए फूड मूव कर रही होती है। यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ, हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक सेगमेंटेशन की मूवमेंट भी हमने डिस्कस की थी। तो टाइप्स ऑफ मोटिलिटी में हमने दो मूवमेंट पढ़ी थी, पेरिस्टालसिस और सेगमेंटेशन। यहाँ पे सिर्फ पेरिस्टालसिस मौजूद है तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी, द इंटरनल सरफेस ऑफ इलियम। इलियम की जो इंटरनल वॉल है हैज मेनी विच एग्जिबिट हैज शोज वेलवेटी अपीयरेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिंगर लाइक। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमने पढ़ी थी, कौन सी थी जी हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन? तो वो थी डियर स्टूडेंट हमारे पास विलाई। वो कौन सी थी हमारे पास? विलाई की थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग। तो डाइजेशन की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो कहाँ पर यूज होती हैं? उनको यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो फोर्थ स्टेप है असीमिलेशन। पहला स्टेप इंजेशन है, सेकंड स्टेप डाइजेशन है, तीसरा एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन के बाद जब सेल के पास वो मटेरियल्स जाते हैं तो उनकी क्या करते हैं? उनको यूटिलाइज करते हैं फॉर ग्रोथ, फॉर एनर्जी, दैट इज असीमिलेशन। और जो वेस्ट मटेरियल उनको बॉडी से जो पास करते हैं तो उसको हम कहते हैं इजेशन। नेक्स्ट है जी, लार्ज इंटेस्टाइन इज कंपोज्ड ऑफ। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास तीनों पार्ट्स होते हैं, सीकम भी होता है, कोलोन भी होता है और रेक्टम भी होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जी आ जाए, नेक्स्ट है जी हमारे पास बाइल पिगमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ। ठीक है, तो हमने कहा था लीवर जो है ना वो बाइल बनाता है। बाइल एक ग्रीन कलर का लिक्विड होता है जिसमें दो चीज़ें होती हैं, बाइल साल्ट्स होते हैं जो फैट्स की, लिपिड्स की अमल्जन अमल्सिफिकेशन करते हैं ताकि लाइपेज उन पे अटैक करके प्रॉपर उनको कंप्लीट डाइजेस्ट कर सके। फिर दूसरा हमने कहा था बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं जो जॉन्डिस का बायस भी बनते हैं। तो जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था, ये हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से बनते हैं। लीवर में जब पुराने रेड ब्लड सेल्स की, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होती है, अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होती है। तो हीमोग्लोबिन से क्या बनते हैं? बाइल पिगमेंट्स जो हैं वो बनते हैं। पेप्सिनोजिन नेक्स्ट है जी, पेप्सिनोजिन इज सिक्रेटेड बाय। अब पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव एंजाइम है तो इसको कौन बनाता है जी? इसको पेप्सिनोजिन को कौन बनाता है? तो म्यूकोसल सेल्स तो हमने पढ़ा था, ये क्या बनाते हैं? ये स्टमक के अंदर जो है वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पेराइटल सेल्स और जो ऑक्जेंटिक सेल्स थे, पेराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स जो थे ये क्या करते हैं जी? ये हमारे पास बनाते हैं दैट इज HCl। ठीक है,
और पेप्सिनोजिन जो है इसको फिर कौन बना रहा होता है, जाइमोजन सेल, जिनको हम चीफ सेल्स का नाम भी जो है वो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जी आगे बढ़ते हैं, हम इनको क्विकली जो है वो गो थ्रू करते जाएंगे। फिंगर लाइक प्रोसेस डेट अराइज फ्रॉम ब्लाइंड सैक ऑफ सीकम, तो सीकम से हमने कहा था कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं जी, अपेंडिक्स कहते हैं। विच कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं उनको कौन सा मीडियम चाहिए होता है, अल्कलाइन मीडियम जो है वो चाहिए होता है। कौन सा चाहिए होता है, अल्कलाइन। यहाँ पे बेसिक भी यहाँ पे बन सकता था, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने यहाँ पे अल्कलाइन पढ़ा था तो अल्कलाइन को जो है वो हम प्रेफर करेंगे, अल्कलाइन मीडियम उनको चाहिए होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल साल्ट्स, तो बाइल साल्ट्स का क्या फंक्शन होता है जी, बाइल साल्ट्स का फंक्शन होता है फैट्स की एमल्सिफिकेशन करना। ठीक है, इस प्रोसेस को हम इमल्शन भी कहते हैं। माइक्रोविलाई, हमने कहा था विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई होते हैं, तो माइक्रोविलाई को हम किसके जरिए देख सकते हैं, ओनली बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आम जो माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लैब माइक्रोस्कोप जो होती है, उसमें हम इनको नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोविलाई जो है उनकी हेल्प लेना पड़ती है। नेक्स्ट है जी विच हैव टू बी रिमूव्ड सर्जिकली बाय मेनी इंस्टांसेस, तो सर्जिकली हम अपेंडिक्स को जो है वो रिमूव करते हैं, अपेंडिसेक्टोमी उसको हमने नाम दिया था ट्रीटमेंट को। सिंपल शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू, तो हमने कहा था कि जो ग्लूकोज है, जो अमाइनो एसिड्स हैं, वो डिफ्यूजन के जरिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वो एब्जॉर्ब होते हैं। किस में एब्जॉर्ब होते हैं, क्या वो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू माइक्रोविलाई, लैक्टियल थ्रू माइक्रोविलाई, लिम्फ, अब लैक्टियल में तो होते ही नहीं है, वो तो सिर्फ फैट्स और लिपिड्स वगैरह, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जाते हैं, मतलब फैट्स के रिलेटेड है। लिम्फ कैपिलरीज ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ब्लड कैपिलरीज थ्रू लैक्टियल, अब यहाँ पे लैक्टियल आ रहा है तो लैक्टियल तो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, तो ये हमारे पास है ब्लड कैपिलरीज थ्रू माइक्रोविलाई। तो पहले माइक्रोविलाई से विलाई एंड देन जो है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है वो चले जाएंगे। नेक्स्ट है जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन से सेल से सिक्रीट होता है, म्यूकोसल सेल से, हमने कहा था म्यूकस जो है वो बन रहा होता है। ठीक है, जाइमोजन सेल या चीफ सेल्स क्या करते हैं, इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन जो है वो बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑक्जेंटिक सेल जिनको हम पेराइटल सेल भी कहते हैं, क्या करते हैं, HCl जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो ऑक्जेंटिक सेल हमारा करेक्ट आंसर है। टोटल एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बिकम लार्ज ड्यू टू एनफोल्डिंग ऑफ, किसकी वजह से होता है जी, विलाई की वजह से भी। विलाई भी क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फोल्डिंग्स हैं, फिर इनके ऊपर मजीद फोल्डिंग्स होती हैं छोटी छोटी। ठीक है, इनके एपिथेलियल सेल के ऊपर, तो इसमें बोथ ए और बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल दैट डज नॉट सिक्रीट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा हिस्सा है जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं होते, तो वो हमारे पास है एसोफेगस। ठीक है, स्टमक में पेप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस होता है, ड्यूडेनम में तो बेशुमार एंजाइम्स आती हैं, पेंक्रियास से भी आती हैं। ठीक है, खुद इसकी अपनी वॉल से भी होते हैं, ऑरल कैविटी में भी हमने पढ़ा था अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है, तो एसोफेगस यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डैश फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू ब्लड, किस प्रोसेस के दौरान जो खुराक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड के अंदर जाती है, तो एब्जॉर्प्शन है जी हमारे पास। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्लाइवा इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में जो स्लाइवा है वो क्या करता है जी, इज इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट, तो स्लाइवा का काम क्या है, उसमें जो म्यूकस होता है, म्यूकस प्लस वाटर, वो फूड की मॉइस्चनिंग करता है। ठीक है, फूड को सॉफ्ट करता है। ठीक है, और मैकेनिकल डाइजेशन में भी रोल प्ले करता है, तो क्या नहीं, सॉरी, केमिकल डाइजेशन में भी रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें एंजाइम होता है अमाइलेज एंजाइम। तो किस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता, मैकेनिकल डाइजेशन में। मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो हमने पढ़ा था, वो टीथ की मदद से होती है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। प्रोडक्ट ऑफ लैक्टेज इज, अब लैक्टेज एक एंजाइम है जो क्या करता है जी, हमने पढ़ा था लैक्टोज की ब्रेक डाउन करता है, और इससे लैक्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है, इससे हमारे पास दो मोनोसैकेराइड बनते हैं, एक बनता है ग्लूकोज और दूसरा बनता है जी हमारे पास गलैक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज एंड गलैक्टोज ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी द सिक्रीशन, द सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, विदाउट एनी डाउट दैट इज जिजूनम। द सबस्ट्रेट ऑफ लाइपेज, अब सबस्ट्रेट क्या होता है, वो सब्सटेंस जिस पर एंजाइम
एक्ट करता है, ठीक है। तो लाइपेज किस पर एक्ट करता है, तो लाइपेज जो है ये फैट पर जो है वो एक्ट करता है, ठीक है। अगर पूछा जाता द प्रोडक्ट ऑफ लाइपेज तो फिर हमने लिखना था कि ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। अगर पूछा जा रहा होता प्रोडक्ट, वो सबस्ट्रेट पूछ रहा है, तो सबस्ट्रेट जो है वो फैट है, लाइपेज फैट पर एक्ट करता है और उनको इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है जी बाइल सिक्रीटेड बाय, तो ये तो बहुत ही सिंपल है जी, लीवर जो है वो सिक्रीट करता है इसको, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, तो ड्यूडिनम वॉल से प्रोड्यूस होने वाला एंजाइम दैट इज एंटेरोकाइनेज, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास द लैक्टियल इज फाउंड इन दी, लैक्टियल कहां पर पाई जाती है एंड इज इन्वॉल्व विद, और इसका काम क्या है। तो लैक्टियल कहां पाई जाती है, जल्दी से डियर स्टूडेंट कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं लैक्टियल जो है वो कहां पर पाई जाती है। तो लैक्टियल पाई जाती है कहां पर जी, विलाई के अंदर पाई जाती है, और इसका काम क्या है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की जो है वो एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो स्टमक में तो विलाई होते ही नहीं है, ड्यूडिनम में भी विलाई नहीं होते, कोलोन में भी विलाई नहीं होते। नेक्स्ट है जी फंक्शन ऑफ विलस इज, ठीक है, सिंगल है तो विलस, ज्यादा है तो हम प्लूरल टर्म विलाई यूज करते हैं। तो विलस का, विलाई का फंक्शन क्या है, क्या होता है जी फंक्शन, टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द गट वॉल, टू सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, तो डाइजेशन में तो इसका कोई रोल नहीं है। टू एक्ट एज सीव फॉर इनडाइजेस्टिव फूड, इसका भी कोई रोल नहीं है। टू प्रोटेक्ट द इनर वॉल फ्रॉम शार्प पीस ऑफ फूड, ये भी नहीं है। तो इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या करती है, क्योंकि फोल्डिंग्स होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं ताकि एब्जॉर्प्शन में जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करवाई जा सके। जे शेप मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप कौन सा होता है जी, हमारे पास स्टमक होता है, स्टमक इज आ जे शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से ये जे शेप स्ट्रक्चर होता है। सी शेप भी हमने एक पढ़ा था, डियर स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बताना है आपने सी शेप कौन सा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। जे शेप तो हमारे पास है स्टमक। नेक्स्ट है जी हमारे पास इट एक्सटेंड फ्रॉम ड्यूडिनम टू इलियम, कौन सा पार्ट ड्यूडिनम से इलियम तक होता है, तो ड्यूडिनम के बाद कौन सा पार्ट आता है, जिजूनम। तो जिजूनम और इलियम, जिजूनम की लेंथ हमने कितनी पढ़ी थी, 2.4 मीटर। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट एक्ट बोथ एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है वो कौन सा पार्ट है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के तौर पर काम करता है, तो हमने एक ही पढ़ा था जी, वो कौन सा है जी, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट एक्ट बोथ एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, बक्कल कैविटी एंड एसोफेगस, लीवर एंड पेंक्रियास, स्टमक एंड पेंक्रियास, ड्यूडिनम। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है लीवर एंड पेंक्रियास। तो लीवर भी एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन दोनों के तौर पे काम करता है। बेसिकली ये दोनों एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आप कह सकते हैं। लैक्टियल इज द टर्म यूज्ड फॉर, तो लैक्टियल हम किसके लिए यूज करते हैं, जो विलाई के अंदर जो लिम्फ कैपिलरी होती है, मैंने बताया था ना लैक्टियल क्या है, ये एक लिम्फ कैपिलरी है जिसका हमने एक स्पेशल नाम रखा हुआ है, दैट इज लैक्टियल। लोअर 3/5 पार्ट, अब 3/5 पार्ट हमने कौन सा पढ़ा था, 3/5 पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज इलियम, इसकी लेंथ कितनी हमने पढ़ी थी, लगभग 3.5 मीटर। फैट्स आर डाइजेस्टेड इन, फैट कहाँ पे डाइजेस्ट होती हैं, तो फैट जाके डाइजेस्ट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या एंजाइम प्रोड्यूस होता है, पेंक्रियास से आता है पेंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम, तो वो क्या करता है डाइजेशन डाइजेशन में, फैट की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। फिर बाइल से आता है बाइल साल्ट्स, खैर वो डाइजेशन तो नहीं करते, वो इमल्जन करते हैं, मल्सिफिकेशन करते हैं। देन लाइपेज एंजाइम जो है, जो कि पेंक्रियास से आता है, पेंक्रियाटिक जूस में होता है, वो फिर फैट की डाइजेशन करता है। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स है वो किस मीडियम या किस पीएच पर जो है वो काम करते हैं, इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स है, तो उसमें हमने pH 8 अगर आपको याद हो हमने पढ़ी थी, अल्कलाइन 8, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम है ना, तो यहाँ पे बाकी तो सारी जो है वो एसिडिक है। तो ये भी थोड़ा सा आपने याद रखना है कि थोड़ा सा आपने माइंड को यूज़ करना है कि यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि सारे यहाँ पर क्या हैं, ये तो एसिडिक मीडियम है, तो इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा एनवायरनमेंट होता है, वो अल्कलाइन बेसिक एनवायरनमेंट होता है। नेक्स्ट है द हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड, जो हिपैटिक पोर्टल वेन होती है वो ब्लड को कहाँ पे लेके जा रही होती है,
कहाँ पे लेके जा रही होती है, तो ब्लड को स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लेकर जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लेकर जाती है किसके पास, लीवर के पास। ये भी हमने पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे लेके जा रही होती है, लीवर के पास। नेक्स्ट है जी, इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ सेक्रेटिन। हम देखिए यहाँ पे एमसीक्यूज आ गया कि इनमें से कौन सी शय है जो सेक्रेटिन को रिलीज करवाने का बायस जो है वो बनती है। तो हमने पढ़ा था काइम के अंदर मौजूद एसिडिटी, ठीक है। फिर कोलिसिस्टोकाइनिन के लिए क्या था, वो भी कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वो भी ड्यूडीनम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बनता है, लेकिन काइन के अंदर कौन सी चीज होती है जो कोलिसिस्टोकाइनिन की प्रोडक्शन का बायस बनती है, सेक्रेटिन की प्रोडक्शन का बायस तो बन रहा होता है एसिडिटी। नेक्स्ट है जी, द डैश नर्वस सिस्टम डिवीजन यूजली स्टिमुलेट्स एंड प्रोमोट डाइजेशन। तो हमारे नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा होता है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रोमोट काम कर रहा होता है, तो वो होता है जी हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक में क्या होता है जी, स्टिमुलेट नहीं हो जाता बल्कि इनहिबिट हो जाता है एक तरह से, ठीक है। ये उसका ऑपोजिट होता है, ये भी आपने याद रखना है, ऑपोजिट भी पूछा जा सकता है। सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज सिक्रीटेड बाय हार्मोन, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो सिक्रीशन है, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज सिक्रेटेड बाय अ हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन होता है जी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को जो एक्टिवेट करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, अल्टीमेटली कंप्लीट डाइजेशन होती है तो ग्लूकोज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारे पास है जी, ये हमारे पास जे शेप जो है वो स्टमक है, देन आगे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। तो यहाँ पे कौन सा स्फिंक्टर होता है, हमने डियर स्टूडेंट्स पढ़ा था, डेट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। द लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा लेंथ किसकी है, तो हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे ज्यादा जो है वो लेंथ है, ठीक है। हमने लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड जो है वो पैरोटिड भी है, सबलिंगुअल भी है, सबमैंडिबुलर। करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑल ऑफ दीज। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड ऑफ सीरीज ऑफ होलो ऑर्गन। होलो ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो अंदर से खाली होते हैं, स्टमक भी अंदर से खाली है, एसोफेगस भी अंदर से खाली है, कनेक्टेड टू अ ट्यूब फ्रॉम माउथ टू, तो माउथ से लेकर कहाँ तक होते हैं, एनस तक। तो एनस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जी हमारे पास। विच सेल प्रोटेक्ट स्टमक वॉल। तो कौन से सेल जो हैं वो स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं, म्यूकोस सेल्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जो स्टमक इनर वॉल को कवर करता है ताकि HCl से प्रोटेक्ट किया जा सके। कंसंट्रेशन ऑफ बाइल इज द फंक्शन ऑफ विच बॉडी पार्ट। तो किस बॉडी पार्ट के अंदर बाइल की कंसंट्रेशन होती है, तो हमने पढ़ा था गॉल ब्लैडर के अंदर होती है। प्रोडक्शन लीवर में होती है, कंसंट्रेशन का गॉल ब्लैडर में स्टोरेज होती है, प्लस कंसंट्रेशन होती है किसकी, बाइल की। ऑप्टिमम पीएच ऑफ सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। अब ये डियर स्टूडेंट आपने हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि जो सलाइवरी अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज है, इसकी जो हमारे पास ऑप्टिमम पीएच है वो क्या होती है, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं सलाइवरी अमाइलेज की जो ऑप्टिमम पीएच है वो क्या होती है, जिसपे वो मैक्सिमम स्पीड से काम कर रहा। तो जी हाँ स्टूडेंट, वो होती है 6.8। इन ह्यूमंस एस्क्रिशिया कोलाई इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के। हमने पढ़ा था ये विटामिन के जो है वो बना रहा होता है। तो ये जी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड जो MCQs थे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट में, प्लस जो हमारा MD कैट टेस्ट था उससे रिलेटेड जो हमने पास पेपर में MCQs आए थे वो भी हमने एंड के अंदर जो है वो डिस्कस किए। अब आपने सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे जो आपको पढ़ाया गया है इन स्लाइड्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है, अपने पर्सनल नोट्स तैयार करने हैं और सिर्फ आपके अपने जो प्रोविंस की टेक्स्ट बुक है उसको आपने एक बार रिवाइज कर लेना है। इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीटली जो है वो तैयार हो जाएगा। याद रखिएगा इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि लगभग 2 से 3 MCQs हर प्रोविंस के MD कैट टेस्ट के अंदर जो हैं वो इस चैप्टर से जो हैं वो आते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि स्टमक के अंदर कौन सी सिक्रीशंस हो रही हैं, पेंक्रियास से जो जूस आ रहा है, पेंक्रियाटिक जूस जो है उससे उसमें कौन से एंजाइम्स हैं, वो किन सिक्रीशंस में इन्वॉल्व हैं।
मतलब कि ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये वो जो 4 मेन पार्ट्स हैं, इनके फंक्शंस पता होने चाहिए, इनके अंदर कौन सी सिक्रीशंस आ रही हैं, कौन सी सिक्रीशंस की प्रोडक्शन हो रही हैं, उनमें कौन से एंजाइम्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर जो है वो तैयार हो जाएगा।